सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नाइट कॉल के बारे में। ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो चाबी बनाने का काम करता है, मगर एक रात उसके पास एक ऐसी क्लाइंट आती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम मैडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो चाबी बनाने का काम करता है। अभी अभी उसने एक दरवाजे को खोला है। दरवाजा खोलने के बाद वो अपने पैसे लेता है और चला आता है बाहर। थोड़ी दूर आने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ लोग फैले हुए हैं और सारे के सारे लोग सड़कों पे आ चुके हैं धरना देने के लिए। ये सब लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हाल ही में एक काले आदमी को मार दिया गया है और इस चीज पे गुस्सा होकर के सारे काले लोग सड़क पे आ गए हैं ताकि उस आदमी को इंसाफ मिल सके। दूसरी तरफ मैडी अपनी गाड़ी में ही बैठ करके खाने लगता है। तभी उसके फोन पे एक लड़की का कॉल आता है जो बताती है कि वो घर के बाहर है और उसका दरवाजा नहीं खुल रहा, उसे इमरजेंसी हेल्प चाहिए। मैडी तुरंत पहुंच जाता है इस लड़की के घर पे। तब हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम है क्लेर। वो लेके आती है मैडी को ऊपर और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तब मैडी कहता है कि दरवाजा खोलने से पहले मैं आपका आईडी कार्ड देखना चाहता हूँ। क्लेर कहती है कि मेरा आईडी कार्ड अंदर ही है, मैं बाहर लॉक हो चुकी हूँ, तुम दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मैं तुम्हें आईडी कार्ड दिखाऊंगी। जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे, मैं नहीं चाहती कि तुम अंदर आओ क्योंकि चीजें बिखरी पड़ी हैं। मेरा एक पंचिंग बैग है, वो फटा हुआ भी है। इन बातों को सुनने के बाद मैडी दरवाजा खोलने लगता है। दरवाजा खुलते ही क्लेर जाती है अंदर और दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद वो आती है गार्बेज बैग के साथ बाहर और मैडी को कहती है कि तुम जा करके अंदर बैठो, मैं बाहर जा रही हूँ। पहले मैं इस कचरे को फेंकूंगी, उसके बाद एटीएम से तुम्हारे लिए पैसे लेकर के आऊंगी। तुम जा करके अंदर तब तक बैठ सकते हो और टेबल पे मैंने अपना आईडी कार्ड रखा है, तुम उसे देख भी सकते हो। तब मैडी चला आता है अंदर। टेबल पे देखने के बाद उसे कहीं कोई भी आईडी कार्ड नजर नहीं आता। जब वो चारों तरफ देखता है तभी उसकी नजर पड़ती है उस पंचिंग बैग पे जो फटा हुआ भी है, जैसा क्लेर ने कहा था। वो घर में और एक दो जगह देखने लगता है ताकि उसे आईडी कार्ड मिल जाए। तभी उसके पास क्लेर का कॉल आता है। क्लेर बहुत ही परेशान है। वो उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकलो। अब मैडी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी आया है जिसके हाथ में एक बैग है। इस आदमी का नाम है सैम। वो मैडी को देख करके भड़क जाता है। उसे लगता है कि मैडी यहाँ पर चोरी करने आया है और टूट पड़ता है उसके ऊपर, क्योंकि ये आदमी एक माफिया है, किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि अगर कोई आदमी उसके घर के अंदर आया है तो वो उसे मारने ही आया होगा। मैडी उसे समझाने की कोशिश करता है मगर सैम नहीं रुकता। वो अंधाधुंध मारना शुरू कर देता है उसे। मैडी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। उसे एहसास हो चुका है कि आदमी उसे मार देगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि स्क्रू ड्राइवर पे। वो उसे उठाता है और सैम को रोकने के लिए उससे मारता है, मगर मैडी का हमला ये इतना बड़ा था कि सैम की यहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो भौचक्का रह जाता है कि उसने एक इंसान को जान से मार दिया। अफरा तफरी में वो सबसे पहला कॉल करने की कोशिश करता है क्लेर को, पर उसका फ़ोन ख़राब हो चुका है। वो और भी पैनिक करने लगता है। वो कैसे भी अपने आप को साफ करना चाहता है, मगर पूरे घर को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह पर हैं। अगर पुलिस वाले यहाँ पर आए तो वो ज़रूर उसके पास पहुँच जाएंगे और वो पुलिस वालों को कितनी भी सच्चाई बताने की कोशिश कर ले, कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा और क्लेर से भी बात नहीं हो पा रही है कि उसे सच्चाई का पता लग सके। अब मैडी के पास एक ही रास्ता है कि वो सारे सबूतों को मिटा दे, खास करके अपने फिंगरप्रिंट्स को, जिसे मिटाना इतना आसान नहीं होगा। तब वो तुरंत आता है नीचे और एक दुकान में जाकर के सामान लेने लगता है क्लीनिंग का। इसी बीच वो दुकानदार से कहता है कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसे फ़ोन मिल जाता है। वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करने लगता है क्लेर को, मगर वो देखता है कि इस बार क्लेर का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। वो क्लीनिंग का सामान लेकर के वापस चला आता है सैम के घर पे। अब वो क्लीनिंग कर रहा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है दरवाजे पे। वो समझ जाता है कि कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो आकर के तुरंत छुप जाता है बिस्तर के नीचे। तभी दो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ का नज़ारा देख करके वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और नीचे सैम की लाश पड़ी है। तब ये दोनों भाग करके उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने पैसों को छुपाया था। ये पैसा इनके बॉस का है जो बहुत ही खतरनाक है। जब ये लोग देखते हैं कि सारे के सारे पैसे गायब हैं, तब इनकी हालत ख़राब होने लगती है। इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इस आदमी के मरने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें बस अपने पैसे चाहिए। अब ये चारों तरफ घर में सबूत ढूंढने लगते हैं। तभी इनकी नज़र पड़ती है क्लीनिंग लिक्विड पे, जिसे देख करके इन्हें समझ में आ जाता है कि हो ना हो इंसान घर के अंदर ही छुपा हुआ है जो क्लीन करके सारे सबूतों को मिटाना चाहता था। अब वो हर तरफ ढूंढ रहे हैं मैडी को। मैडी ने भी सारी बात सुन ली है। उसे समझ में आ चुका है कि उसके साथ क्लेर ने क्या किया है। क्लेर ने उससे घर का दरवाजा खुलवाया और वो सारे पैसे लेकर के भाग गई और अब मैडी फंस चुका है इन सारी चीज़ों में।
वो समझ जाता है कि थोड़ी देर के बाद ये लोग आकर के बिस्तर के नीचे भी देखेंगे, तब ये पकड़ा जाएगा। तो भलाई इसी में है कि उनके आने से पहले वो भाग जाए। वो भागना शुरू कर देता है, मगर इन लोगों ने उसे देख लिया है। मैडी भागता हुआ बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठ करके भागने लगता है, मगर आगे जाकर के उसकी गाड़ी रुक जाती है। तब ये दोनों आकर के उसे पकड़ते हैं और खींच के लेकर के जाते हैं अपने बॉस के पास। इनके बॉस का नाम है यानिक, जो बहुत ही खतरनाक है। वो सीधा बैठता है आकर के मैडी के सामने और उसे कहता है कि देखो, मुझे सैम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बताओ वो पैसे कहाँ पे हैं। मैडी कहता है कि मैं पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो एक मामूली चाबी बनाने वाला हूँ और मुझे एक लड़की लेकर के आई थी चाबी बनवाने के लिए। मैंने दरवाज़ा खोला और तब से मैं इस चीज़ में फंस गया। मगर यानी को उस पर भरोसा नहीं होता। वो अपने आदमियों को कहता है कि इसे टॉर्चर करना शुरू करो। अब ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं मैडी को, लेकिन टॉर्चर करने के बाद भी वो सेम बात बोलता है और कहता है कि मैं चाबी बनाने का काम करता हूँ। जब ये लोग उसके सारे टूल्स को देखते हैं और सारी बातें सुनते हैं, तब यानी को भी समझ में आ जाता है कि इसे किसी लड़की ने फंसाने की साजिश की है। वो कहता है कि उस लड़की के बारे में बताओ कि वो लड़की कौन है और कैसी दिखती है। मैडी कहता है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, उसका नाम क्लेयर है। तभी यहाँ पर थियो नाम का आदमी आता है और कहता है कि वो लड़की कैसी दिखती है। तब वो उसका हुलिया बताने लगता है। थियो कहता है कि सैम लड़कियों का शौकीन था, वो हर बार अलग अलग तरीके की लड़कियों को लेकर के आता था। उन्हीं में से कोई लड़की ऐसी होगी जिसे पता लग गया होगा पैसों के बारे में। इन बातों को सुनने के बाद यानी कहता है कि इस लड़के को हर उस जगह पे लेकर के जाओ जहाँ से सैम लड़कियों को लाता था और पूछो कि क्लेयर कहाँ पे है, मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए और पैसे भी। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी यानी को स्क्रू ड्राइवर दिखाता है मैडी को। उससे कहता है कि अगर तुमने ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे पीछे हम तो आएंगे ही, उसके साथ साथ पुलिस भी आएगी, क्योंकि तुमने सैम का मर्डर किया है और तुम मर्डर चार्ज में जाओगे अंदर। तब मैडी और डर जाता है। थियो उसे लेकर के जाने लगता है। रास्ते में ये लोग बातें कर रहे होते हैं वैश्यालय के बारे में कि अगल बगल में कितनी सारी वैश्यालय हैं। तभी थियो अपने फ़ोन को अनलॉक करता है और मैडी देख लेता है कि कोड क्या है। कुछ देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक वैश्यालय में। थियो वहां जाते ही वहां की मालकिन से कहता है कि इस लड़के को लेकर के हर एक कमरे में जाओ और अपनी सारी लड़कियों को उसे दिखाओ, क्योंकि हम किसी एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। वो औरत लेकर के चली जाती है अंदर मैडी को। थियो बाहर ही इंतजार कर रहा है। अब ये लोग एक एक करके सारे कमरों में जाने लगते हैं, मगर क्लेयर इन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। इसी बीच जैसे ही ये लोग एक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, इनकी नज़र पड़ती है एक पुलिस वाले पे। पुलिस वाला इन्हें देख करके समझ जाता है कि ये लोग माफिया के लोग हैं और शायद उसे मारने आए हैं। वो इनके ऊपर हमला कर देता है और घमासान लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। इस लड़ाई को देखने के बाद अब डरा हुआ है मैडी। वो भागते हुए आता है नीचे। तभी वो देखता है कि थियो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। वो बातें सुनने लगता है। थियो फ़ोन पर बात कर रहा है क्लेयर से, जो उसकी बहन है। थियो क्लेयर को कहता है कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, तुमने आखिर उस लड़के को अंदर क्यों छोड़ा, उसकी वजह से अब सारा का सारा प्लान खराब होने वाला है। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं मैडी भी सच्चाई को जान गया है। इसी बीच वो पुलिस वाला गिरता है ऊपर से नीचे। जैसे ही थियो पुलिस वाले को देखता है, उसकी नज़र पड़ जाती है मैडी पे। वो समझ जाता है कि मैडी ने सब कुछ सुन लिया। तभी उसका साथी आता है नीचे। थियो कहता है कि इसकी लाश को उठाओ, हमें पुलिस वाले के लाश को भी ठिकाने लगाना है। वो लोग उसे गाड़ी में डाल लेते हैं। तब थियो अपने साथी को कहता है कि तुम अंदर ही बैठो, मैं अंदर से मैडी को लेकर के आता हूँ। वो अंदर चला आता है मैडी का काम तमाम करने के लिए। मैडी भी इस बात को जानता है। वो अंदर तैयार बैठा है। जैसे ही थियो अंदर आता है, वो उसे चकमा दे करके भागना शुरू कर देता है। अब इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। थियो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है मैडी को। मैडी भागते जाता है और वो उसका पीछा करते रहता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों लड़ते हुए गिरते हैं ऊपर से नीचे, वो भी पार्किंग लॉट में। थियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, मगर मैडी के शरीर में अभी भी थोड़ी सी ताकत बची हुई है। वो देखता है कि थियो का फ़ोन बाहर ही पड़ा है। फ़ोन उठाने के बाद वो भागना शुरू कर देता है यहाँ से दूर भागने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अब थियो भी खड़ा हो चुका है। वो देखता है कि मैडी यहाँ से भाग रहा है, तब वो भी उसके पीछे भागता है। थोड़ी देर के बाद मैडी की नज़र पड़ती है एक साइकिल पे, जिसे लेकर के वो बड़ी ही आसानी से भाग जाता है यहाँ से दूर, और थियो उसे पकड़ नहीं पाता। तब थियो वापस चला आता है अपने साथी के पास और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। थियो के पास अब फ़ोन नहीं है, इसलिए वो अपने साथी का फ़ोन लेकर के सारी बात बताता है यानिक को कि मैडी इन्हें चकमा देकर के यहाँ से भाग गया। तब यानिक बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे वो लड़का चाहिए। थियो कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं कैसे भी उस लड़के को पकड़ के लेकर के आऊँगा। दूसरी तरफ हम मैडी को देखते हैं जो अपने काम पे लगा हुआ है। उसे थियो के फ़ोन का लॉक पता था और नंबर ढूंढना शुरू कर देता है यानिक का, मगर कहीं भी उसे नंबर नहीं मिलता।
वो इसी बारे में सोच रहा है कि वो यानी को सच्चाई कैसे बताए कि इन सारी चीज़ों में थियो इन्वॉल्व है। तभी उसके पास मैसेज आता है क्लेयर का। क्लेयर पूछती है कि वो कहाँ है। तब थियो अपना दिमाग लगा करके कहता है कि अगले आधे घंटे में आकर के मुझसे क्लब में मिलो और सारे के सारे पैसों को लेकर के आना। क्लेयर मान जाती है। मैडी को ये प्लान अच्छा लग रहा है कि वो क्लेयर के पास जाएगा और उसे पकड़ लेगा और वहाँ से कहीं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो भी जाने लगता है उस क्लब की तरफ। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र पड़ती है क्लेयर पे। अब वो क्लेयर का पीछा कर रहा है मगर वो उस तक पहुँच पाता उससे पहले कुछ ब्लैक लोग चले आते हैं यहाँ पर और मैडी को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए धरना देने के लिए, अभी के अभी चलो। लेकिन मैडी मना कर देता है और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे पता लगता है कि क्लेयर गायब हो गई है, यानी क्लेयर गई है उस क्लब के अंदर। तब वो भी जाने लगता है मगर उसे बाहर ही लोग रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कार्ड कहाँ पे है। तब ये बात समझ में आ जाती है मैडी को। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करने नहीं आया हूँ, अंदर से मुझे कॉल आया था कि कुछ दिक्कत है लीकेज की। इस बात को सुनने के बाद ये लोग उसे अंदर जाने देते हैं। वो हर तरफ जाकर के क्लेयर को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी हम क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर के पास कॉल आता है थियो का एक अननोन नंबर से। वो उसे बताता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब क्लेयर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर उसे किसी और ने बुलाया है। वो भागने लगती है मगर वो भागती उससे पहले उसे देख लेता है मैडी और पकड़ लेता है। अब उसने मैडी को ले जा करके बांध दिया है स्टोर रूम में। सबसे पहले वो उसका बैग छीनता है और पैसे ढूंढना शुरू कर देता है मगर उसे कहीं भी कोई भी पैसे नहीं मिलते। तब वो चिल्लाने लगता है क्लेयर पे। उससे कहता है कि मुझे बताओ सारे के सारे पैसे कहाँ पे हैं। क्लेयर कुछ भी नहीं बताती। तब वो हथौड़ा निकाल लेता है। कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम पैसे चुरा रही हो, फिर भी तुमने मुझे इन सब में क्यों फंसाया। मैं एक मामूली चाबी वाला हूँ और अब मैं फंस चुका हूँ माफिया वालों के चक्कर में, जिनके लिए लोगों को मारना बहुत ही आसान है। वो कभी भी मुझे मार देंगे और ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से। मुझे बताओ पैसे कहाँ पर है। मगर क्लेयर कुछ भी नहीं बताती। तब वो गुस्से में उसके हाथ के ऊपर हथौड़े से मारता है। अब क्लेयर की कलाई से खून निकल रहा है, जिसे देखने के बाद वो भी उदास हो जाता है। वो कहता है कि मैं मारने वालों में से नहीं हूँ लोगों को, ये मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। उसे अब क्लेयर पे दया भी आ रही है। वो आकर के साफ करना शुरू कर देता है उसके जख्मों को। तब क्लेयर उसे पूरी बात बताती है। कहती है कि मेरा असली नाम जूलिया है, थियो मेरा भाई है। बहुत समय से वो यानिक को छोड़ने की कोशिश कर रहा है मगर यानिक उसे छोड़ने नहीं दे रहा। वो जानता है कि अगर उसने यानिक को छोड़ा तो वो उसे मार देगा। तब हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम यानिक के सारे पैसे चुरा करके भाग जाएंगे। न यानिक के पास पैसे होंगे न वो हमारा पीछा करेगा, और अगर हमारे पास इतने सारे पैसे होंगे तो हम दूर भाग भी पाएंगे और बची हुई जिंदगी को अच्छे से बिताएंगे। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि मैं तुम्हें फंसाऊं। मुझे लगा कि तुम अंदर जाओगे और थोड़ी देर के बाद वहां से निकल जाओगे, लेकिन उसी वक्त वहां पर यानिक के लोग आ गए। अभी इनकी बात चली रही होती है तभी दरवाजे पे थियो आ जाता है। उसे देखने के बाद अब यहाँ पर क्लेयर चिल्लाने वाली होती है। तभी मैडी उसका मुंह दबा देता है और कहता है कि मैं अंदर ही छुपा हुआ हूँ, तुम कुछ भी मत बताना मेरे बारे में थियो को, वरना फिर से लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। थियो मुझे मार देगा। क्लेयर मान जाती है। अब थियो अंदर आता है और कहता है कि तुम अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। वो कहती है कि मेरे हाथ पे चोट लगी है। थियो कहता है कि चोट कैसे लगी। तब क्लेयर उसे कुछ भी नहीं बताती। थियो कहता है कि तुम्हें उस लड़के का पीछा छोड़ देना चाहिए अब, और इस चीज पे फोकस करो कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। थियो कहता है कि ठीक है, सुबह 6 बजे मैं आकर के तुमसे स्टेशन पे मिलूंगा, सारे पैसे लेकर के तैयार रहना, हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। क्लेयर मान जाती है। थियो उसे बाहर लेकर के आता है छोड़ने के लिए। जैसे ही वो बस में बैठ के जाती है, थियो चला आता है अंदर। उसे पता है कि मैडी अंदर ही है और उसी ने मारा है क्लेयर को। अब वो हर तरफ मैडी को ढूंढ रहा है। तभी हम मैडी को देखते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है इस क्लब से, मगर वो बाहर जा पाता उससे पहले उसे एक गार्ड पकड़ लेता है और कहता है कि बिना लीकेज को ठीक किए तुम कहाँ जा रहे हो, बाथरूम की तरफ जाओ। तब वो चला जाता है बाथरूम में, मगर इस बार वो यहाँ से निकल पाता उससे पहले उसे थियो देख लेता है। थियो के हाथ में बंदूक भी है। अब इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अंत में थियो बंदूक तान देता है मैडी पे, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले मैडी उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर फेंक के मारता है और भागना शुरू कर देता है। वो भागते भागते आ चुका है बाहर। थियो भी उसके पीछे भाग रहा है। इसी बीच वो घुस जाता है प्रोटेस्ट के बीच में। वो देखता है कि अभी भी थियो आ रहा है पीछे। तब वो अपना दिमाग लगा करके सारे ब्लैक लोगों को कहता है कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं ब्लैक हूँ और वो वाइट है। इस चीज को देखने के बाद लोग मारना शुरू कर देते हैं थियो को। थियो गुस्से में ऊपर गोली चलाता है, जिससे लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हर तरफ भगदड़ का माहौल है। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, मगर थियो के अगल बगल में कोई नहीं है।
इसीलिए वो फिर से पीछा करना शुरू कर देता है मैडी का। मैडी भी बहुत ही तेजी में भाग रहा है क्योंकि अगर थियो ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे जान से मार देगा। इसी बीच पुलिस वाले पकड़ लेते हैं मैडी को कि उसने प्रोटेस्ट वाली लाइन क्रॉस कैसे की और लेकर के जाने लगते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। दूसरी तरफ जब थियो भाग रहा होता है तो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और लेकर के चले आते हैं अपनी गाड़ी के पास। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो मैडी को देख करके पहचान जाता है क्योंकि उसकी फोटो उसके पास यानिक ने भेजी थी और ये पुलिस वाला यानिक के लिए ही काम करता है। वो तुरंत उसे इत्तला करके बता देता है कि वो लड़का मुझे मिल गया और इस गाड़ी से हम उसे पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं। अब यानिक के पास सारे डिटेल्स हैं। वो रास्ते में ही पुलिस वालों की गाड़ी पर हमला करवाता है और अंदर से निकाल लेता है थियो और मैडी को। अब दोनों के दोनों पहुंच चुके हैं अड्डे पे। यानिक आकर के बैठता है मैडी के सामने और कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, अभी के अभी मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पहले मैं तुम्हारे खिलाफ सावधानी बरतने वाला था, लेकिन जब से मुझे पता लगा कि तुमने भागने की कोशिश की तब से मेरा दिमाग खराब है। अभी के अभी बताओ वो पैसे कहाँ पर है। अब मैडी जानता है कि अब वो नहीं बचेगा। अगर उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई तो ये लोग उसे मार देंगे क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है। तब वो सारी बातें बताना शुरू कर देता है यानिक को। इन बातों को सुनने के बाद यानिक गुस्सा हो जाता है। वो मैडी को कहता है कि जब से आए हो तुम बकवास कर रहे हो, एक के बाद एक। अब मैं तुम्हारी बकवास को नहीं सुनने वाला हूँ। वो बंदूक निकाल करके उसके सर के ऊपर तान देता है। वो कहता है कि थियो मेरे साथ बहुत साल से काम कर रहा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तब मैडी कहता है कि एक बार थियो का फोन चेक करो। ये लोग तुरंत फोन को चेक करके जाते हैं गैलरी में जहाँ पर एक वीडियो है। जब थियो अपनी बहन से बात कर रहा था तब मैडी ने वीडियो बना ली थी जिसमें उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई है। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब यानिक भी भड़का हुआ है। वो सीधा पकड़ता है थियो को। उसे पूरी बात पता लग चुकी है कि क्लेयर सुबह 6 बजे आएगी स्टेशन पे सारे पैसों के साथ। अब सारा का सारा माजरा क्लियर हो चुका है। वो सबसे पहले थियो को तड़पा के मारता है, फिर आता है मैडी के पास। उससे कहता है कि अगर तुम इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते तो मुझे कभी भी थियो के बारे में पता नहीं लगता कि मेरे गिरोह का एक आदमी मुझे धोखा दे रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो यहाँ से जाने के लिए, मगर कभी भी हमारी गली में वापस मत आना। हमारा आदमी तुम्हें ले जा करके छोड़ देगा घर तक। ये लोग मैडी को ला करके छोड़ देते हैं, मगर मैडी जैसे ही आकर के अपनी कार में बैठता है उसे याद आता है कि क्लेयर स्टेशन पे होगी और ये सारे लोग क्लेयर को पकड़ेंगे, फिर उसे बड़ी बेरहमी से मारेंगे जैसे इन लोगों ने थियो को मारा। वो इस बारे में सोचता है कि वो नहीं चाहता कि क्लेयर के साथ कुछ भी गलत हो। वो अपनी गाड़ी लेकर के अब जाने लगता है स्टेशन की तरफ, वो भी बहुत ही तेजी में। वो तुरंत ही पुलिस वालों की नज़र में आ जाता है। तब वो उसका पीछा करने लगते हैं। पुलिस वालों से बचने के लिए जब वो और स्पीड करता है तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाता है नीचे, मगर घायल हालत में भी अब वो जा रहा है स्टेशन की तरफ। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने भाई का इंतजार कर रही है। तभी यहाँ पर चारों तरफ यानिक के लोग फैल जाते हैं और उनकी नज़र भी पड़ जाती है क्लेयर पे, मगर वो क्लेयर को पकड़ते उससे पहले यहाँ पर मैडी आ जाता है भागता हुआ और वो क्लेयर को चिल्ला करके कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो बार बार जोर जोर से चिल्ला करके यही बात बोल रहा है। तभी पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ जाती है। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने आया है। तब वो गोली चलाते हैं और गोली जा करके सीधा लगती है मैडी के पैर में, मगर वो अभी भी चिल्ला रहा है। जैसे ही क्लेयर उसे देखती है वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ पर मैडी चिल्लाता हुआ आया है घायल हालत में और उसके साथ थियो नहीं है, यानी कि थियो को उन लोगों ने मार दिया। वो भाग के चढ़ जाती है ट्रेन में और चारों तरफ पुलिस वाले फैल चुके हैं, इसीलिए यानिक के लोग कुछ नहीं कर पाते और पुलिस वाले लेकर के जाने लगते हैं मैडी को। मगर अब सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि फिर से एक काले आदमी पर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई है, यानी कि ये मामला बहुत ऊपर जाने वाला है। अब पुलिस वालों के साथ मैडी सुरक्षित है। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो रो रही है। उसे पता है कि उसने अपने भाई को खो दिया, मगर अब वो यहाँ से निकल चुकी है और यानिक के लोगों के हाथ कहीं कभी ना आए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।